आज हम पढ़ेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया पढ़ने से पहले हम इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन किस में होता है? मोस्ट कॉमन होता है ये चिल्ड्रन में। किस में होता है? चिल्ड्रन में होता है मोस्ट कॉमन। तो जो लुकीमिया होता है ये मोस्ट कॉमन होता है ALL, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ALL। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम ALL। मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में। अब इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं पहले हम उनके बारे में देखते हैं। रिस्क फैक्टर यानी किस किस कारण से लुकीमिया यानी ALL होता है। और जो ये रिस्क फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिस्क फैक्टर जो लुकीमिया होता है, लुकीमिया सबको पता है लुकीमिया 4 टाइप का होता है, ALL, CLL, AML और CML। तो जो मैं रिस्क फैक्टर बताऊंगा, जितने भी एक्यूट टाइप के लुकीमिया हैं यानी कि जो दूसरे वाला लुकीमिया है यानी कि एक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया, उसके लिए भी कॉमन है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ALL के जेनेटिक तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। जेनेटिक यानी कि जेनेटिक कोज क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जिनके जेनेटिक कोज से ALL हो सकता है, और एक्वायर्ड यानी कि एक्वायर्ड कौन कौन से कोज है जिनसे ALL या एक्यूट वाला लुकीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले जेनेटिक में सबसे पहले देखते हैं फैनकोनी एनीमिया। तो जो फैनकोनी एनीमिया होता है वो रिस्क फैक्टर होता है किसके लिए? एक्यूट लुकीमिया के लिए। फैनकोनी एनीमिया होता है। दूसरा होता है ब्लूम सिंड्रोम। दूसरा क्या होता है? ब्लूम सिंड्रोम। तीसरा होता है अटेक्सिया टैलन सैक्टेसिया। ये जो जितने भी डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपने बायोकेम में पढ़े होंगे। सब बायोकेम में जितने भी जब डीएनए के डिसऑर्डर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में आपने, तो वहाँ पे आपने पढ़े होंगे डाउन सिंड्रोम होता है। ये चार जेनेटिक फैक्टर हो गए जिनसे क्या होता है, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। दीज आर ऑल द जेनेटिक रिस्क फैक्टर। नाउ कम्स टू एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में सबसे पहला आता है रेडिएशन। जब रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है किसी को, तो उससे भी ये भी रिस्क फैक्टर होता है किस चीज़ के लिए? ALL के लिए। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट केमिकल भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा केमिकल, जैसे कि बेंजीन हो गया। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी कैंसर के कारण कोज बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन किस चीज़ का? इन्फेक्शन हो सकता है एबिस्टीन बार वायरस का। ओके, और दूसरे वायरस भी होते हैं, और कुछ ड्रग्स भी होते हैं जिनसे एक्यूट लुकीमिया के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, जो रिस्क फैक्टर है। तो हमने पढ़ा अभी तक ये रिस्क फैक्टर है लुकीमिया की। ओके, अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं लुकीमिया के? नाउ कम्स टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लुकीमिया। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या लूँगा मैं? सबसे पहले अगर किसी को सडन ऑनसेट हो रहे हैं, सडन ऑनसेट किस चीज़ का? फीवर का, फटीग हो रहे हैं। सडन ऑनसेट याद रखने का टर्म है, सडन ऑनसेट जरूरी याद रखने वाला टर्म है। और पिटैकी आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। या फिर हिपैटोस्प्लिनोमेगाली हो रही है, मेगाली हो रही है किसी को। ओके, या फिर लिम्फेडेनोपैथी हो रही है। और मोस्ट कॉमन यानी कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एक्सटर्नल टेंडरनेस। अगर एक्सटर्नल टेंडरनेस प्रेजेंट है, दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द ALL। ठीक है, तो ऐसा जो ALL पढ़ते हैं हम, ऐसे इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है। मतलब ऐसा होता क्या है इसमें, जो जेनेटिक डिफेक्ट लेवल पे क्या हो जाता है, जो ये कैंसर हो जाता है ALL। तो अब वो देखते हैं पहले।
तो वो चीज़ देखने के लिए हम इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर हाइपरप्लोडी होती है, हाइपरप्लोडी भी हो जाती है, या फिर हाइपोप्लोडी, यानी कि हाइपर भी और हाइपो भी दोनों टाइप की प्लोडी होती है, या फिर ट्राइजोमी हो जाती है, ट्राइजोमी। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से क्रोमोसोम से ट्राइजोमी होती है। इसको याद रखें, 4 7 10, यानी कि 4 7 और 10, 4 7 10 पे ट्राइजोमी हो जाती है। और थर्ड ट्रांसलोकेशन हो जाता है, कौन कौन से क्रोमोसोम से, 12 21, यानी 12 21। इसको याद करने के लिए 12 का अपोजिट करेंगे तो 21 आता है, और 4 11 और T 9 22, यानी कि हाइपरप्लोडी होती है, हाइपोप्लोडी होती है, ट्राइजोमी हो जाती है कौन कौन से क्रोमोसोम से, 4 7 10, और ट्राइजोमी हो जाती है 12 21। ट्रांसलोकेशन हो जाता है 12 21, 4 11 और 9 22। ओके, रिस्क फैक्टर पढ़े हमने, क्लिनिकल फीचर पढ़ लिए हमने इसके, और जेनेटिक डिफेक्ट पढ़ लिया। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। मान लो किसी पेशेंट को अगर ये हो गया तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ओके, तो डायग्नोसिस, तो हमें पता है कि डायग्नोसिस करने से पहले डायग्नोसिस कितने पार्ट में होती है। सबसे पहले हम लेते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन, दूसरी बात है ब्लड के अंदर एग्जामिनेशन, तीसरी बात है इम्यूनोफिनोटाइपिंग, यानी कि इम्यूनोफिनोटाइपिंग। याद रखना, इम्यूनोफिनोटाइपिंग में जो इसके मार्कर होते हैं वो 19 CD 19 20 और 1 2 5 7, 19 1 2 5 7 होते हैं, 2 5 7 आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बोन मैरो एग्जामिनेशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, यानी कि अगर हमें कंफर्म करना है कि ALL है नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं हम। ओके, तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं अगर बोन मैरो हाइपर सेलुलर हुई, बोन मैरो हाइपर सेलुलर हुई, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाइपर सेलुलर हम कब मानेंगे, जब जो ब्लड सेल होती है अगर वो 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा अगर हमारी बोन मैरो में मिली तो हम उसको बोल देंगे हाइपर सेलुलर। और इसके जो स्टेन होते हैं वो होते हैं TDT और पास, ये होते हैं पॉजिटिव, पास पॉजिटिव। ओके, ये देखा हमने बोन मैरो एग्जामिनेशन। अब हम ब्लड की बात करेंगे। अब ब्लड के अंदर बात करें तो ब्लड के अंदर सब कुछ डिक्रीज हुआ मिलता है, केवल जो TLC होती है, TLC यानी टोटल लिकोसाइट काउंट वो बढ़ी मिलेगी क्योंकि ल्यूकीमिया है, और बाकी के जो फैक्टर है जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया वो कम मिलेगा, प्लेटलेट्स वो कम मिलेगी, ये कम मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने बात ही कर ली इम्यूनोफिनोटाइपिंग, वो अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे उसके मार्कर। तो ये तो हुआ हमारे पास इसका डायग्नोसिस। अब क्या हुआ, WHO ने इसको जो ALL था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। WHO क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सॉरी, ये पेन नहीं चल रहा, दिख रहा होगा आपको, मैं दूसरा यूज करता हूँ। WHO क्लासिफिकेशन की से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन, ALL। कौन कौन से 2 पार्ट्स हुए, जैसे कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो 2 टाइप की होती हैं, B और T, तो ऐसी उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया, यानी कि 2 टाइप में क्या रख दिया इसको। एक को बोल दिया हमने प्री BALL, और एक को बोल दिया हमने प्री TALL, यानी कि WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ALL था उसके 2 पार्ट्स हो गए, यानी कि प्री BALL और प्री TALL। तो
सही है, क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन हमें इनके बारे में पता कैसे चलेगा, डायग्नोस कैसे करेंगे कि कौन सा प्री BALL है और कौन सा प्री TALL है। तो उसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। तो जो प्री BALL होता है वो होता है मोर कॉमन, और ये होता है लेस कॉमन, ये इसके मुकाबले लेस कॉमन होता है, पहला पॉइंट। ये बोन मैरो में बेसिस बी है, तो ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और ये थाइमस में प्रेजेंट होता है, जैसे टी से हम पता कर सकते हैं ये थाइमस में प्रेजेंट होता है। और जो ये मोस्टली होता है, मतलब किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका पीक होता है, जो प्री BALL का पीक होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बच्चों में। और जो ये प्री TALL होता है, इसका जो पीक होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली एट द प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम सबसे ज़्यादा मिलता है। अब जो प्री BALL होता है इसके अंदर पैनसाइटोपिनिया मिलता है। पैनसाइटोपिनिया मतलब जो जितने भी हर चीज़, पैन का मतलब कंप्लीट होता है, साइटोपिनिया सेलुलर कंटेंट कम हो गया, यानी कि प्लेटलेट, WBC, RBC सब पैनसाइटोपिनिया होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर और जो प्री TALL होता है उसके अंदर मिलता है रेट्रोस्टर्नल मास, रेट्रोस्टर्नल मास। इतना समझ आ गया। अब जो प्री BALL होता है, यानी कि जेनेटिक लेवल पे क्या डिफरेंस आता है ये भी पता होना चाहिए। तो जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस होता है, इसके अंदर एक जीन होता है EBF जीन, और एक होता है PX5 जीन में म्यूटेशन हो जाता है। अब याद करने का तरीका ये है, इसको B से प्री BALL और B से EBF जीन, और जो दूसरे वाला होता है उसके अंदर है नो जीन का म्यूटेशन, NOTCH, नोच जीन म्यूटेशन हो जाता है उसके अंदर। इसको याद करने का तरीका, नोच से TALL याद कर सकते हैं, ओके। अब जो प्री BALL होता है इसके अंदर गुड प्रोग्नोसिस होती है, गुड प्रोग्नोसिस होती है। याद करने के लिए गुड प्रोग्नोसिस है, बी से क्या होता है, बढ़िया बोलते हैं, यानी बहुत बढ़िया है भाई, तो पी से गुड प्रोग्नोसिस होती है। और टी से होती है, उसका अपोजिट हो गया पुअर प्रोग्नोसिस होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और अभी हमने इम्यूनोफिनोटाइप की यहाँ पे बात की थी नंबर 3 पे, जो तो वो आएगा यहाँ पे। तो जिसके अंदर जो मार्कर होते हैं वो होते हैं 19 और 20, और इसके अंदर जो मार्कर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 5 और 7, ठीक है। ये था WHO क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने बताया था प्री BALL और प्री TALL का क्लासिफिकेशन। ये मोर कॉमन होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, इसका पीक 3 ईयर में आता है, इसका पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, इसमें म्यूटेशन कौन से जीन में होते हैं, प्रोग्नोसिस कौन से होते हैं, और उसका मार्कर कौन से होते हैं। अब एक ट्रिक है, जो ALL है 2 टाइप का होता है, पता है, एक होता है प्री BALL और एक होता है प्री TALL। तो हम किसकी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जिनसे गुड प्रोग्नोसिस हम डिसाइड करेंगे कि, और किससे हम डिसाइड करेंगे कि उस लुकीमिया की, यानी कि कौन से लुकीमिया की, ALL के कौन से टाइप की गुड प्रोग्नोसिस होते हैं, किसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है। तो वो भी हम देखते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ALL, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ALL, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ALL। तो इसको देखने के लिए इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि ट्रिक भी हमने इसकी बनानी, प्रोग्नोस्टिक PROS प्रोग्नोस्टिक, इसी से हमने इसकी ट्रिक बना ली, यानी कौन कौन से फैक्टर में क्या क्या होता है कि वहाँ पे गुड प्रोग्नोसिस होती है, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैड प्रोग्नोसिस के लिए। तो उसके लिए हमने, अगर हाइपरप्लोडी हो, यानी कि अगर हाइपरप्लोडी हो या फिर
एक ट्रांसलोकेशन हो, कौन कौन से में, 12 और 21 में, तो यहाँ पे होते हैं गुड प्रोग्नोसिस। और अगर ट्रांसलोकेशन हो 9 और 22 में, तो वहाँ पे होती है बैड प्रोग्नोसिस। और अगर ट्राइजोमी हो, ट्राइजोमी किस किस में, 4, 7, 10, ओके, वहाँ पे भी गुड प्रोग्नोसिस होती है। और जो रेस, रेस यानी कि अलग अलग रेस होती है, जो वाइट रेस होती है यानी कि जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर गुड प्रोग्नोसिस होती है, और जो ब्लैक पीपल होते हैं उसके अंदर पुअर प्रोग्नोसिस होती है। अब आते हैं ओल्ड। गुड प्रोग्नोसिस किसके अंदर पाई जाती है, अगर 1 to 10 यानी कि 1 से 10 साल के बीच के बच्चे जो हों, या किसी बच्चे को बोलेंगे क्योंकि बच्चा ही होता है 1 से 10 साल के बीच में हो, तो वहाँ पे गुड प्रोग्नोसिस होती है। अगर 1 साल से कम वाले बच्चे को हो तो वहाँ पे होती है बैड प्रोग्नोसिस, या फिर 10 साल से बड़े बच्चे को। फिर आता है जी से आता है जेंडर। अगर गर्ल्स में होता है तो वहाँ पे गुड प्रोग्नोसिस होती है, अगर यहाँ पे बॉयज़ में होता है तो वहाँ पे बैड प्रोग्नोसिस होती है। नंबर ऑफ सेल भी देखेंगे, यहाँ पे एन से है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल में अगर यहाँ पे लेस्ट ब्लास्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गुड प्रोग्नोसिस देख रहे हैं, लेस्ट, यहाँ पे मोर ब्लास्ट मिलेगी, लेस ब्लास्ट, और यहाँ पे मोर ब्लास्ट। यहाँ पे ऑर्गन का लेस इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पे मोर इन्वॉल्वमेंट होगा। सब टाइप आपके मैंने पहले आपको बताया था, जो प्री BLL होता है उसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, और जो प्री TLL होता है उसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन की। सबसे पहले सॉरी यहाँ पे प्रोग्नोसिस है। अब आएंगे इन्फिल्ट्रेशन की। यहाँ पे लेसर इन्फिल्ट्रेशन होता है, लेसर, यहाँ पे होता है हायर। अब अगर यहाँ पे सी से आता है प्रोग्नोसिस, एस से आता है स्टेरॉइड। अगर स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं तो यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, गुड रिस्पॉन्स आता है, यानी कि यहाँ पे आता है गुड रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आता है बैड रिस्पॉन्स, बैड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ फेल। अब लास्ट में देखते हैं हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी है, डिजीज हो गई, हमें ट्रीटमेंट भी आना चाहिए। तो कुछ ड्रग होते हैं एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग आपने फार्मा में पढ़े होंगे, एंटी कैंसर ड्रग, तो वही यहाँ पे यूज है। उनको याद करने की टिप है वैप डी। वैप डी से आप उनको याद कर सकते हैं। वैप डी की फुल का निमोनिक है, उसकी फुल फॉर्म वी से क्या है, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन। एस्पारिजिनेज, ए से है एस्पेरेजिनेज, एस्पारिजिनेज। पी से क्या है, प्रेडनिसोलोन। और डी से क्या है, डोनोरोब्यूसिन, यानी कि डोनोरोब्यूसिन। ठीक है, और एक और होता है MTX, यानी कि मीथोट्रेक्सेट। MTX बोलते हैं मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, ध्यान रखना जो मीथोट्रेक्सेट है वो इंट्राथीकली देते हैं, इंट्राथीकली। और कहाँ देते हैं, जब ब्रेन के अंदर मेटास्टेटिस हो जाए, ब्रेन मेटास्टेटिस के लिए देते हैं, लेते हैं। ओके, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर मैं बात करूँ तो इसको, यानी कि आप पता है दीज आर द टेम्परेरी ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करूँ तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम बात करेंगे वो होता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो एलएल के बारे में हमने ये पढ़ा, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। एलएल के बारे में हमने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन होता है, रिस्क फैक्टर देख लिया हमने, जेनेटिक, इसके क्लिनिकल फीचर देख लिया हमने, जेनेटिक डिफेक्ट देख लिया, डायग्नोसिस देख लिया। अब हम इसके देख लिया, बोन मैरो एग्जामिनेशन देख ली, ब्लड के अंदर देख लिया, और हम इनोफिनोटाइपिंग WHO क्लासिफिकेशन देख लिया हमने।
उसका डिफ्रेंशिएशन देख लिया, और फिर हमने इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर देख लिया कि इसके क्या होते हैं, उसका निमोनिया ट्रीटमेंट देख लिया। तो दोस्तों ये हम जितना मैंने बताया ये सफिशिएंट है पीजी के लिए भी। तो अगर आप बहुत अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं अगर उसमें भी लिखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नंबर मिलेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।